तो पिछली क्लास में हम लोगों ने नाइट्रोजनियस फॉस्फेटिक और पोटेशियम फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो उसमें हम लोग ने एक प्राइमरी न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा था, वो नाइट्रोजन। ठीक है। तो नाइट्रोजन एक थोड़ा सा सेंसिटिव चीज है, क्योंकि एक तो ये हमारे इंडियन सॉइल में डिफिशिएंट है, और दूसरी चीज क्या है, इसकी लॉसेस जो है अलग अलग तरीके से होते हैं। कभी नाइट्रिफिकेशन से लॉस हो सकता है, कभी वोलेटाइजेशन से लॉस होता है, कहीं लीचिंग से लॉस हो सकती है इसकी। ठीक है। तो इसके लॉस के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उसी चीज को बचाने के लिए भी फर्टिलाइजर में धीरे धीरे बहुत सारे तरीके से चेंजेस किया गया। ठीक है। कहीं हम नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर यूज करते हैं, या कहीं स्लो रिलीज फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है। तो अभी ये सब चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी लिख लेते हैं कि स्लो रिलीज फर्टिलाइजर और नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर फर्टिलाइजर में क्या क्या आते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। ठीक है सर। नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर फर्टिलाइजर में बात करें तो पॉपुलर जो दो ही एग्जाम्पल है, एक तो एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सामाइड। इसमें हमारा 31% नाइट्रोजन पाया जाता है। और दूसरा है थायो यूरिया। थायो ग्रुप जहां भी आ जाता है वहां पे सल्फर होता है, मतलब थायो यूरिया में हमारा क्या है, सल्फर भी पाया जाता है, और यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, तो इसमें थोड़ा सा नाइट्रोजन परसेंटेज कम हो जाता है। 37 या 36.8% इसमें नाइट्रोजन हमारी पाई जाती है। एक एग्जाम्पल एनसर्व, कभी कभी ये भी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, एनसर्व। ठीक है। 2 क्लोरो 6 ट्राइस क्लोरोमेथिल पिरिडाइन इसका नाम है, लेकिन कभी भी यूपीएससी इसका नेम नहीं पूछता। तो ज्यादातर एग्जामों में यही चीजें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर के रूप में इस्तेमाल होते हैं, और एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है। स्लो रिलीज फर्टिलाइजर नाम से मालूम है कि ये इनकी रिलीजिंग एक्शन जो होगी वो स्लो होगी। ठीक है। स्लो होने से क्या फायदा है, इसकी जो एलिजिबिलिटी हमारे पौधे को है वो काफी लंबे समय तक के लिए होगी। कि प्लांट जो है, आपने फर्टिलाइजर अप्लाई किया तो ये स्लोली स्लोली रिलीज हो रहा है, तो प्लांट अपने लाइफ साइकिल का बहुत ज्यादा हिस्सा इस न्यूट्रिएंट को के अपटेक में ले सकता है। तो ये भी हमारे लिए जरूरी है। इसमें जो हमारा है, एक पॉपुलर एग्जांपल है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक। जिसमें 38 से 42% हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है। ठीक। आईबीडीयू भी है, आइसोब्यूटाइलिन डाइयूरिया है। ठीक है। तो ये बहुत इतना जगह देखने को नहीं मिला है मुझे। ठीक है। तो स्लो रिलीज में जो सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है, इसमें क्या है कि ये कोटिंग भी कर देते हैं कहीं कहीं। ठीक है। आपका यूरिया फॉर्मल्डिहाइड स्लो रिलीज फर्टिलाइजर में है, और कहीं कहीं ये क्या करते हैं कि इसमें आप कोटिंग कर देते हैं। ठीक है। तो कोटिंग आजकल जैसे हमारा यूरिया जो नॉर्मल मार्केट में यूरिया आता है वो नीम कोटिंग यूरिया आता है। तो कोटिंग बैरियर, कोटिंग बैरियर में हमारा क्या है, या तो सल्फर कोटिंग होती है, यूरिया के ऊपर आप सल्फर कोटिंग कर दीजिए या नीम की कोटिंग कर दीजिए। तो इससे भी क्या है कि दो फायदे होते हैं। एक तो यूरिया की रिलीज है जो होती है स्लो हो जाती है, दूसरा जो हम हमारी यूरिया अदर एक्टिविटीज में जैसे कि डिटर्जेंट में या मिल्क प्रोडक्शन में इस तरीके की, या टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होती थी, ठीक है, वहां यूज ना होके सही जगह यूज होने लगी। ठीक है। तो
अब जब से नाइट्रिफिकेशन मैंने अ, नाम ले ही लिया तो मुझे लग रहा है नाइट्रिफिकेशन यही बताते हुए ही चलता हूँ मैं, ठीक है? उससे पहले थोड़ी-सी चीज़ें पढ़ेंगे सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर के बारे में, फिर आते हैं हम लोग बायो फर्टिलाइज़र के बारे में, ठीक है? तो थोड़ा-सा ऑर्गेनिक मैटर के बारे में समझेंगे हम लोग, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। हाँ, चीज़ पूछिए? पूछना हाँ, बताओ। तो जो बैरियर इज फर्टिलाइजर की क्या हुँ, जो ये हेलो, हाँ, हेलो, 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 मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो, ओके स्टार्ट करते हैं थोड़ा-सा, जब कनेक्शन में आ जाए तो फिर बताता हूँ, तो मैं नोट कर देता हूँ ब्लैक बोर्ड पे। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होती है, हमारा अनडिकेड प्लांट और एनिमल टिश्यूज़ क्या से बनता है, ठीक है? जब हमारा प्लांट और एनिमल टिश्यू जब धीरे-धीरे डिके होते हैं, डिकम्पोज़ होते हैं, तो वो हमारे सॉइल के अंदर जो है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाते हैं। तो उसको जनरली हम लोग सॉइल ह्यूमस कहते हैं, ठीक है? तो ये एक तरीके से जो है हमारा ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट इन जो हमारा अनडीके प्लांट या एनिमल टिश्यू होते हैं, ठीक? उसके अंदर का जो ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होता है, जैसे अभी हम लोग ज़िंदा हैं या कोई प्लांट ज़िंदा है, कोई भी एनिमल ज़िंदा है, उसके अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंटेंट पाए जाते हैं। तो जब धीरे-धीरे वो क्या है, मरते हैं, उसपे जब माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, तो वही ऑर्गेनिक कंटेंट हमारे जो है सॉइल में बढ़ता है, ठीक है? माइक्रोबियल डिकम्पोज़िशन से ये ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ता है, ठीक है? इसी को हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, ठीक? ऑर्गेनिक मैटर जो होता है हमारा, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमारा ह्यूमिक सब्सटेंस होता है, एक नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस होता है, ठीक है? इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ह्यूमिक, ठीक है? ह्यूमिक सब्सटेंस और नॉन ह्यूमिक। नॉन ह्यूमिक सब्सटेंस के बारे में तो कोई पूछता नहीं है ज़्यादा, ठीक है? ह्यूमिक सब्सटेंस में हमारा जो है जनरली जो सॉइल हमारी ब्राउन होती है, ब्लैक होती है, वहाँ पे हमारा ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ह्यूमिक सब्सटेंस को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? पहला है फुल्विक, दूसरा है ह्यूमिक एसिड और तीसरा है ह्यूमिन। 3 चीज़ में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक? अब ये कैसे हमको मिलता है? जैसे कि ह्यूमिक है, फुल्विक है, ह्यूमिन है, ठीक है? अब हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो सीधी-सी बात है, जो हमारा सबसे लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट वाला है, ये इसका लोवेस्ट वेट रहता है, लोवेस्ट मॉलिक्यूलर वेट। ह्यूमिक का आपका मीडियम वेट और ह्यूमिन का हमारा हायर वेट और हाईएस्ट वेट।
अब हम इसको क्या है, फुल्विक एसिड को हम एसिड में सॉल्युबल डिजॉल्व करेंगे, एसिड में घुल जाता है, और एल्कलीन यानी बेस, एल्कली, इसमें भी घुल जाता है। ये यानी कि फुल्विक जो है हमारा एसिड में भी घुल जाता है और बेस में भी घुल जाता है। ह्यूमिक की बात करें तो ह्यूमिक क्या है, हमारा एसिड है। तो एसिड क्या है, एसिड में नहीं घुल पाता, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रांग एसिड है, तो ये हमारे एसिड में डिजॉल्व नहीं हो पाता, ठीक। और एल्कली में डिजॉल्व होता है, मतलब ह्यूमिक जो है वो केवल बेस में डिजॉल्व होता है, एसिड में नहीं। जबकि फुल्विक हमारा एसिड में भी हो जाता है, बेस में भी हो जाता है। और ह्यूमिन जो है हमारा ना तो एसिड में डिजॉल्व होगा और ना ही बेस में, तो ये मतलब किसी में डिजॉल्व नहीं हो। तो ये हमारे 3 ह्यूमिक सब्सटेंस है जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसी ह्यूमिक सब्सटेंस से हमारा ऑर्गेनिक मैटर बनता है, और सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग क्या है कि ह्यूमस भी कहते हैं, ठीक है, ह्यूमस या सॉइल ह्यूमस कहते हैं, क्योंकि जनरली ये हमारे सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है, ठीक है। तो ह्यूमस क्या होता है, एक दो लाइन में ह्यूमस के बारे में भी देख लिया जाए, ह्यूमस होता क्या है। तो एक तो बात तो क्लियर है कि ह्यूमस जो है हमारा ऑर्गेनिक मैटर से रिलेटेड है, ठीक। और अभी हमने ये बताया था कि हमारा जो सॉइल है वो क्या है, कोलाइडल पार्टिकल है, अरे सॉरी, क्ले जो है हमारा कोलाइडल पार्टिकल है। तो ह्यूमस भी हमारा क्या है, एक तरीके से कोलाइड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, और लिग्नो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। यानी ह्यूमस हमारा एक सब्सटेंस है जो, या किससे मिलकर बना है, लिग्नो प्रोटीन, मतलब लिग्निन और प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को ही हम ह्यूमस कहते हैं, जिसका काम है हमारे सॉइल के अंदर जो है, ये जितने भी हमारा अ, आपके फुल्विक एसिड है, ह्यूमिक एसिड है, ह्यूमिन है, सब हमारा मिलके क्या है, ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। इसी का ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये जनरली हमारा लिग्निन और प्रोटीन का होता है, जिसमें लिग्निन परसेंटेज ज्यादा होता है, नियरली हमारा 40 से 45% लिग्निन पाया जाता है, ठीक है, और 30 से 35% ह्यूमस के अंदर प्रोटीन पाया जाता है। तो एक तरीके से ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक चीज है, ठीक। और ये जो ह्यूमस है, या कोई भी एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, वो एक फैक्टर पे डिपेंड करती है, जिसको हम कहते हैं सीएन रेशियो। किस एक्टिविटी पे डिपेंड करती है या किस रेशियो पे डिपेंड करती है, सीएन रेशियो। सीएन रेशियो कहने का मतलब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, इस पे डिपेंड करता है। तो ये अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि नॉर्मल सॉइल का सीएन रेशियो कितना होता है, ऑर्गेनिक या ह्यूमिक सॉइल का सीएन रेशियो कितना होता है, तो इससे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ह्यूमस के लिए सीएन रेशियो की वैल्यू क्या होगी, तो ये 10:1 होती है। नॉर्मल सॉइल के लिए ये 12:1 होती है, ठीक है। कभी कभी 12 नहीं होता है ऑप्शन में, तो हमें 10 के साथ जाना होता है, तो कुल मिला के ये इससे होती है, ठीक। तो सीएन रेशियो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसपे हमारा माइक्रोबियल एक्टिविटी या माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन डिपेंड करता है, ठीक है। अब क्या है कि इसमें एक और चीज है, हमारा ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, ये बता दें, फिर और भी सीएन रेशियो लिखवाते हैं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है हमारा, मैटर में 58% हमारा ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन हमारा 58% होता है, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या है, कभी कभी हम पूछते हैं कि कितना कार्बन हमारा 1 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है। तो 1 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मीन्स 1 ग्राम ऑर्गेन 1 ग्राम ऑर्गेनिक कार्बन जो है हमारा 100/58 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक मैटर में पाया जाता है।
इसकी जो वैल्यू आती है 1.72 आती है, जिसको हम बेलमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। 724 मोर एक्यूरेट होना हो तो 724। तो कभी कभी एग्जामों में बेलमन फैक्टर के बारे में भी जिक्र करता है कि बेलमन फैक्टर की बेमलन फैक्टर की वैल्यू क्या है। ठीक है, ये आपके इस फैक्टर से वैल्यू पूछ देता है, या कभी कभी पूछ देता है कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में ऑर्गेनिक कार्बन परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से हमारे बनते हैं, तो इसको एक बार देख लेना है। ठीक, कि और सीएन रेशियो वाइडर होगा तो क्या होगा, या नैरो होगा तो क्या होगा। ठीक है, ये चीजें भी हम बता रहे हैं। अगर हम बात करें कि सबसे हाईएस्ट सीएन रेशियो किसका होता है, तो सॉ डस्ट का होता है हमारा। जो सॉ डस्ट होता है, जो आरग जहाँ चलता है, जहाँ लकड़ी वाला काम होता है, तो वहां से जो लकड़ी का बुरादा होता है सॉ डस्ट, ठीक है, उसका जो होता है वो हमारा 400:1 होता है। तो इसके बीच में अगर जितना ज्यादा गैप होगा, उतना वो कम हमारा इजिली डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। मतलब सॉ डस्ट अगर मिट्टी में पड़ा है, तो हो सकता है 10 महीने बाद भी वो उसी स्थिति में पाया जाए। ठीक है, 20 महीने बाद भी उसी तरह पाया जाए। लेकिन जिसका सीएन रेशियो नैरो होता है, मतलब कम होता है, डिफरेंस की बात करें, ये डिफरेंस की बात करें, जैसे यहाँ 9 का है, यहाँ पे 11 का है, यहाँ पे 399 का है, तो इसी के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। जितना कम डिफरेंस रहेगा, उतना ज्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है। इसी को हम लोग कहते हैं मिनरलाइजेशन और इमोबिलाइजेशन। दो बात में हम लोग कहते हैं, इमोबिलाइजेशन और मिनरलाइजेशन। जेसन, और एक होता है इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन मतलब जो मोबाइल नहीं हो सकती, मतलब जो फिक्स है, मतलब वो प्लांट को अवेलेबल है। सीधी सी बात है, हम लोग इसको बोलते हैं अवेलेबल और इसको बोलते हैं नॉन अवेलेबल। इमोबाइल मतलब नॉट नॉट इन अवेलेबल फॉर्म, ये अवेलेबल फॉर्म में नहीं है। ठीक, अवेलेबल फॉर्म में नहीं है प्लांट के लिए। और मिनरलाइजेशन मीन्स ये अवेलेबल टू द प्लांट है, अवेलेबल टू प्लांट। ठीक, तो इसमें क्या है, मिनरलाइजेशन कब होता है और ये हमारा इमोबिलाइजेशन कब होता है, ये कभी कभी पूछता है। तो जब हमारा सी एन रेशियो जो है हमारा लेस देन 20 होगा, तो हमारा क्या होगा, मिनरलाइजेशन होगा। और सी एन रेशियो अगर हमारा ग्रेटर देन 30 हुआ, तो हमारा इमोबिलाइजेशन होगा। मीन्स कि मिनरल हमको नहीं मिलेंगे, वो फिक्स हो जाएंगे, वो नॉन अवेलेबल फॉर्म में हो जाएंगे। और कहीं 20 और 30 के बीच में रहेगा, इन दोनों के मिड में रहेगा, तो ये क्या है, बोथ होगा, बोथ मिनरलाइजेशन एंड इमोबिलाइजेशन। इतनी बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? हेलो, हेलो। आवाज ठीक, चलो अब इसके बाद बात करते हैं। तो जैसे हमारा आइडियल बात करें, सीएन रेशियो 10:1 हम लोग बोलते रहते हैं नॉर्मल सॉइल के लिए या सॉइल के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं फिर क्या है कि फास्फोरस जो हमारा सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है,
उसके रिलेटेड भी कभी कभी हमसे पूछ लेता है। ये तो CN रेशियो नाइट्रोजन के लिए है। कभी कभी हमसे पूछता है CNP रेशियो क्या होता है। CNP रेशियो हमारा जो है रेशियो जो है कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो आइडियल कंडीशन में ये रेशियो कितना होना चाहिए? तो ये जो बीच का इसका रेशियो होता है वो होता है 100:10:1। अब सिंपल सी बात है, अगर 100 से ज्यादा होगा तो मिनरल हमारा क्या फिक्स हो जाएगा, मीन्स नॉन इमोबिलाइज हो जाएगा। और अगर 100 से कम रहेगा तो हमारे लिए अवेलेबल होगा। तो CNP रेशियो भी एग्जाम में कभी कभी पूछता है। ठीक है। और एक रेशियो है CS रेशियो, कार्बन सल्फर रेशियो। ठीक है, बहुत सारी बुक में ये देखने को नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन ये भी है कि आपका सल्फर या सल्फेट जो है, ठीक है, इसकी अवेलेबिलिटी हमको कहाँ तक होती है। ठीक है। अब ये जो है हमारा, जो जनरली हमारा जो CS रेशियो है, ठीक है, वो हमारा 200 से 400 के बीच रेशियो के बीच में अवेलेबल होता है। ठीक है। और इसके मतलब अगर 200 के नीचे है तो मतलब इजीली अवेलेबल है। ठीक है, 200 से 400 के बीच में क्या है हमारा कि मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, और 400 के बाद तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम मिड वैल्यू के लिए याद रखेंगे कि 200 से 400 रेशियो 1 के बीच में ये होगा। मतलब लोअर लिमिट हमारे लिए 200 है, 200 से नीचे रहेगा तो मिनरलाइजेशन, अगर 400 से ज्यादा रहेगा तो इमोबिलाइजेशन। ठीक है। तो ये हमारा सल्फर का भी रेशियो मालूम हो गया। इसके बाद बात करते हैं कि अगर एक ऑर्गेनिक मिनरलाइजेशन होता क्या है। मिनरलाइजेशन अभी हम काफी बात कर रहे हैं, मिनरलाइजेशन मिनरलाइजेशन। तो किसी भी प्लांट को न्यूट्रिएंट अपटेक करने के लिए मिनरलाइजेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन्स इसका कहने का मतलब कि ऑर्गेनिक फॉर्म को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि प्लांट जो लेगा अपटेक करेगा वो मिनरल फॉर्म में ही अपटेक करेगा। तो मिनरलाइजेशन में हमारा जो है क्या होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म से हम क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिक फॉर्म को इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर्म में उसका कन्वर्जन होता है। ठीक। पहला स्टेप की बात करें तो नाइट्रोजन, ऑर्गेनिक मैटर में अगर नाइट्रोजन के मिनरलाइजेशन की बात करें तो पहला स्टेप होता है अमीनाइजेशन। ठीक है, एमिनाइजेशन। अब एमिनाइजेशन क्या होता है, नाम सुन सुन के थोड़ा लग रहा है कि अमीन जैसा कुछ होगा। ठीक है। तो ठीक, अमीन जैसा कुछ होगा। तो अमीन क्या है, अमीनो एसिड क्या है, बहुत सारे प्रोटीन। हमको मालूम है कि जो हमारा प्रोटीन है वो क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। तो अमीनाइजेशन का एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्रोटीन होता है उसको अमीन और अमीनो एसिड्स में डिकम्पोज करते हैं। ठीक है, एक तरीके से डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है। तो हमारा क्या ऑर्गेनिक मैटर, पहला स्टेप इतना बहुत ज्यादा एग्जामों में कभी पूछा नहीं जाता, इसके बाद वाले स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट स्टेप है हमारा, 3 स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप एमिनाइजेशन है, ये बनता है हमारा पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड चेन जो प्रोटीन चेन होती है। ठीक है। और ये फर्दर जो है हमारा हमारा अमीनो अमीनो एसिड या अमीन में ब्रेक करता है। ठीक है, RNH2 में हमारा ब्रेक करता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो भी मिलता है एक्सेट्रा, उससे मतलब नहीं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है। यहाँ पे जो चीजें होती हैं इसको हम कहते हैं एमिनाइजेशन। ठीक। अब हमें अमीन मिल गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अमोनिफिकेशन। इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है अमोनिफिकेशन।
अमोनिफिकेशन नाम से मालूम है कि यहाँ पे अमीन से अब क्या बनेगा, अमोनिया। ठीक है, अमीन और अमीनो एसिड्स जो भी हमको मिले हैं उससे हमको क्या बनाना है, अमोनिया बनाना है। और ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। तो एक तरीके से एनारोबिक प्रोसेस है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे होता क्या है, अमोनिया फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमारा जो है अल्टीमेटली जो है हमारा RNH2 जो मिला है हमें, ठीक है, ये फर्दर जो है पानी के साथ मिलेगा, ठीक है, उसके साथ मिलके और भी चीजें बनाएगा, NH3 गैस भी बनाता है, हमको इससे ही मतलब है। अमोनिया बन गया। अब अमोनिया क्या है कि बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके, ठीक है, ये हमारा बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, ठीक है, इतने डिटेल में नहीं चलते हैं। ये हमें अमोनियम आयन मिल गया। हमको मालूम है कि एकमात्र न्यूट्रिएंट जो कि कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म में पाया जाता है वो है नाइट्रोजन, अमोनियम प्लस फॉर्म में और नाइट्रेट माइनस फॉर्म में। और हमने ये भी बताया है कि राइस के अलावा ओनली राइस, राइस ही एकमात्र ऐसा क्रॉप है जो कि नाइट्रोजन अमोनियम के फॉर्म में लेता है। बाकी सब क्या है, इस अमोनियम को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसके बाद उसको अपटेक करते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। और नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में आया जाए तो बात करते हैं कि ये जो हमको अमोनिया मिले या अमोनियम आयन मिला है, इसको हमको क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये हमारा NO2 माइनस में बनता है जिसको हम कहते हैं नाइट्राइट। और यहां से क्वेश्चन पूछता है कि इस प्रोसेस में कौन सी बैक्टीरिया इन्वॉल्व होती है, तो उसका नाम होता है नाइट्रोसोमोनास। ठीक, नाइट्रोसोमनास जो बैक्टीरिया है वो हमारे अमोनिया या अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करती है। सेकेंड स्टेप क्या है, ये नाइट्राइट जो है NO2 माइनस जो है हमारा NO3 माइनस में फिर कन्वर्ट होता है, जिसको हम कहते हैं नाइट्रेट। और नाइट्रेट फॉर्म में सारा पौधा नाइट्रोजन लेता है, मीन्स ये ही फॉर्म है, ये अवेलेबल फॉर्म है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो बैक्टीरिया हमारी काम करती है वो नाइट्रोबैक्टर काम करती है, बैक्टर। तो ये नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोबैक्टर दो बैक्टीरिया हमारी ये काम करती है, और यही नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं कि हमारा जरूरी प्रोसेस है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा जो है प्लांट नाइट्रोजन नहीं ले पाएगा। तो ये एसेंशियल प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी क्या है, ये इतनी तेजी से होने लगती है कि सारा नाइट्रेट जो है लीच डाउन हो जाता है। यानी नाइट्रोजन में तीन दिक्कतें होती हैं, नाइट्रोजन लॉसेस भी यहीं कवर करते हुए चलते हैं फिर आगे। ठीक है, कि नाइट्रोजन के साथ दिक्कत क्या है, नाइट्रोजन की लॉसेस भी होती हैं। अब नाइट्रोजन लॉसेस किस किस फॉर्म में हो सकती है, एक तो हमारा वोलेटिलाइजेशन, जेसन, वोलेटिलाइजेशन। दूसरा हमारा क्या हो सकता है, लीचिंग लॉस हो सकता है। ठीक है, दूसरा हमारा लीचिंग लॉस हो सकता है, और तीसरा इसी का उल्टा डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक, ये डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो गया। तो ये दोनों तीन प्रोसेस है जिससे कि हमारा नाइट्रोजन लॉस होता है। इसीलिए हम हमेशा नाइट्रोजन की एप्लीकेशन को स्प्लिट डोजेज में रिकमेंड करते हैं, जबकि यूरिया, अरे सॉरी, फास्फोरस और डी पोटाश की जो हमारी रिकमेंडेशन है, हम बेसल में ही कंप्लीट रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के लिए इसीलिए हम लोग स्प्लिट डोजेस की बात करते हैं, क्योंकि इसकी लॉसेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसीलिए हमको ये चीज़ें जाननी पड़ेंगी। तो वोलेटिलाइजेशन का मतलब होता है
ये नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा जो है नाइट्रोजन वो हमारा अमोनिया के फॉर्म में उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, गैसियस फॉर्म में एस्केप कर जाता है, एस्केप कर जाता है इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? एल्कलाइन कंडीशन होना चाहिए। एल्कलाइन सॉइल में वोलेटिलाइजेशन तेजी से होता है। जहां पे पीएच 8 से ज्यादा होगा वहां पे वोलेटाइजेशन लॉस देखने को मिलेगा। और जो इंडिया में जो हमारे ज्यादातर जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर लॉस होती है वो ऑलमोस्ट 60% इसी से होती है। आपने खेत में अप्लाई की अमोनिया, ठीक है, ये पानी के साथ थोड़ा सा सिंचाई करने के बाद यूरिया डाली, पानी के साथ मिलते ही तुरंत अमोनिया बन जाता है और ये उड़ जाता है। तो वोलेटिलाइजेशन होता है और ये प्रोसेस अल्कलाइन कंडीशन में बहुत तेजी से होता है। तो इसलिए हमको अल्कलाइन कंडीशन में, ठीक है, जो भी नॉर्मल रिकमेंडेशन डोज होता है उससे 25% हमेशा बढ़ा के देना पड़ता है। ठीक, इसी का एक भाई है, ठीक है, लीचिंग। लीचिंग में क्या है? लीचिंग लॉस हमारा इस तरीके का लॉस है जहां पे पानी के साथ, ठीक है, नाइट्रेट जो है इजिली वाटर में सॉल्युबल हो जाता है, घुलने के बाद क्या है वो आसानी से, ठीक है, पानी के साथ नीचे चला जाता है। हमने बताया था ना सॉल्ट और न्यूट्रिएंट जब पानी के साथ डाउनवर्ड जाने लगते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग लॉ। और डीनाइट्रिफिकेशन जो है एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें हमारा ये नाइट्रिफिकेशन में हमने बताया था ना कि अमोनिया से, अरे आपने या ऑर्गेनिक मैटर से आपने बनाया इनऑर्गेनिक फॉर्म में, तो डीनाइट्रिफिकेशन जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हो कि जो अवेलेबल फॉर्म है उसको अनअवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमें जानने की जरूरत थी। ठीक, अभी बाकी डिटेल में इसको देख लेना है। ठीक है, वोलेटिलाइजेशन मेन था जो पूछता है। ठीक है, और लीचिंग लॉस हमारा कहाँ पे होगा? जहाँ पे वाटर होगा या ह्यूमिड एरिया में हमको ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, पानी के साथ, ठीक है, एक ऐसे एरो बना लो, पानी, ये पानी है, इसी के साथ हमारा नाइट्रेट जो है पानी नीचे चला जाता है ग्राउंड वाटर में, और ग्राउंड वाटर में जाके ये दिक्कत करता है। तो ये ज्यादातर लीचिंग लॉसेस जो होते हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर में देखने को मिलते हैं। जबकि डीनाइट्रिफिकेशन में हमारा क्या है कि इसी का जस्ट उल्टा है। ठीक है, आप क्या करोगे इसमें जो है NO3 जो है N2 में बदलेगा, NO2 में बदलेगा, और ये NO2 जाके फर्दर जो है हमारा N2 या N2O बना लेगा, N2 या N2O बना लेता है। यही जो है हमारा डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, जो कि एक बायोलॉजिकल रिडक्शन का प्रोसेस है। ये जो हमारा है, ठीक है, ये एक रिडक्शन प्रोसेस है, जबकि नाइट्रिफिकेशन जो है हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये भी पीएच इसके लिए भी 8 से अधिक होगा तभी होगा। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशन में यही सारी चीजें थी जो कि एग्जामों में पूछता है। तो मेरे हिसाब से इतनी बातें क्लियर हो गई। हाँ, एक चीज यही है, बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पे सुडोमोनास और यहाँ पे बैसिलस। क्लियर? ये नाइट्रोजन से लॉसेस से रिलेटेड बातें रही। हो गया? आगे चले? ठीक है, सो फर्टिलाइजर अभी हमने अमोनियम फर्टिलाइजर और ये चीजें थी, तो ये तो मुझे लगता है कि बुक में सुंडा उंडा में ऑर्डर लिखा भी है तो देख लेना। हाइग्रोस्कोपिक ऑर्डर, सबसे ज्यादा हाइड्रोस्कोपिक कौन है? जब मैं पढ़ा रहा था तभी बता दिया था, अमोनियम नाइट्रेट। इसके बाद है यूरिया, सबसे ज्यादा यही सब है।
उसके बाद एक चीज पूछता है कि इक्विवेलेंट एसिडिटी किसकी ज्यादा है, ठीक है, इक्विवेलेंट एसिडिटी और इक्विवेलेंट बेसिसिटी, ठीक है। इसमें बात करें और यहाँ पे बेसिसिटी लिख देते। तो पहले तो एनहाइड्रस अमोनिया, ठीक, एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड, इसके बाद अमोनियम सल्फेट, इसके बाद यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। और यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं लिख देता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कभी कभी एग्जामों में पूछता है। सबसे ज्यादा अगर इक्विवेलेंट एसिडिटी की बात करें तो एनहाइड्रस अमोनिया की जो होती है 148 मिली इक्विवेलेंट पर 100 ग्राम, ये इसकी यूनिट है। क्लोराइड की 128, इसकी 110, यूरिया की 84, ठीक। अमोनियम नाइट्रेट की हमारी जो होती है वो 60 सबसे कम होती है। बेसिसिटी की बात करें तो सोडियम नाइट्रेट की जो होती है वो 29 होती है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसकी होती है 100। इसी को रिफरेंस मान के ही हम लोग इक्विवेलेंट एसिडिटी और इक्विवेलेंट बेसिसिटी निकालते हैं। तो ये सारी बातें हमारी इससे रही। क्लियर है? ओके, अब बात करते हैं बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर में दो वर्ड है हमारा, एक है बायो और दूसरा है फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर जो हमारे न्यूट्रिएंट का सोर्स है और बायो मीन्स जो लिविंग है। सो बायो मीन्स होता है जो अलाइव हो, मतलब लिविंग। जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम सॉइल की फर्टिलिटी को इनहेंस करते हैं या इंक्रीज करते हैं या इंपावर करते हैं, तो उसको हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत सारी पल्स क्रॉप भी देखते हैं कि जिनको हमारा क्या है, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि उसकी जड़ों में क्या है, एक नोड्यूल पाया जाता है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाई होती है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है, बहुत सारी बैक्टीरिया है जो फास्फोरस फिक्स करने का काम करती है, फास्फोरस को सॉल्युलाइज करने का काम करती है। ठीक है, तो तमाम सारे काम इस तरीके के हैं उनके पास। ठीक, तो जिंक सॉल्युलाइजिंग भी आती है, बहुत सारे तरीके की बैक्टीरिया आती हैं। ठीक, तो हमें जो है क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेना है। ठीक, दो ही इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन फिक्सेशन और फास्फोरस फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, यही दो इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वन बाय वन देखते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, जिंक सॉल्युलाइजिंग और वो सब नहीं लिख रहा हूँ, वन बाय वन जो है एक चार्ट बनाता हूँ। पहला जो है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया। फिक्सेशन का मतलब जो है कि वो फिक्स करती है, मीन्स ट्रैप करती है। आपका ऑक्सीजन है, मतलब यानी सॉरी नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में सफिशिएंट मात्रा में, सॉइल में भी सफिशिएंट अमाउंट में है, तो उसको प्लांट पे अवेलेबल कराने का काम इन बैक्टीरिया का होता है। तो दो तरीके की बैक्टीरिया हैं। ठीक है, एक तो आपका क्या है, नोड्यूल फॉर्मिंग होती है, एक होती है नॉट नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया। ठीक है, या उसके अंदर जाते ही नहीं है। ठीक है, हम लोग तीन पार्ट में पढ़ते हैं।
फ्री लिविंग, एसोसिएटिव और सिम्बायोटिक। ठीक, अगर फिक्स बैक्टीरिया की बात करें तो फ्री लिविंग आपका हो जाएगा सिम्बायोटिक, आपका हो जाएगा एसोसिएटिव। इसके एग्जाम्पल ही बस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल याद है आपके, मान के चलो आधे एग्जाम हो जाएंगे। एसोसिएटिव सिम्बायोटिक इसका नाम है। ठीक, तो ये हमारा ये रहा। तो फ्री लिविंग का एग्जाम्पल जो है एरोबिक कंडीशन में, एरोबिक कंडीशन फॉर एरोबिक मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एजेटोबैक्टर। तो अगर हमसे कोई पूछेगा एजेटोबैक्टर किस तरीके का नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, तो ये फ्री लिविंग है। एनएरोबिक कंडीशन मींस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के में, ये एनएरोबिक कंडीशन में क्लोस्ट्रिडियम, ठीक, ये हमारा एनारोबिक हो गया। एजेटोबैक्टर ज्यादातर सभी क्रॉपों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, राई, स्वीट, कॉटन, पल्स मींस सॉरी सीरियल क्रॉप्स में ज्यादातर हमारा एजेटोबैक्टर यूज होता है। ठीक, एसोसिएटिव सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का एग्जांपल है एजोस्पिरिलियम। ठीक है, ये सोरगम, सुगर केन इसमें आपको देखने को मिलेगा एजोस्पिरिलियम। ठीक, अब जो खेल होता है इसमें होता है, ठीक है, आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन वाले बैक्टीरिया में, ठीक, इसमें दो तरीके के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एक होता है विथ फॉर्मिंग नोड्यूल फॉर्मिंग, एक होता है नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग, जो नोड्यूल नहीं बनाते, जो रूट में नॉट में नोड्यूल फॉर्म नहीं करते हैं। ठीक, नोड्यूल फॉर्मिंग में आपका एग्जांपल होता है राइजोबियम, जो कि हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, राइजोबियम यूज करते हो बहुत ज्यादा। ठीक, एग्जामों में कभी कभी पूछता है ये किस तरीके का बैक्टीरिया है, तो ये एरोबिक नेचर का होता है। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करता है। हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है, होमोट्रोपिक नहीं है, ये हमारा हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया है, ट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब राइजोबियम की अलग अलग स्ट्रेन्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि मेलिटोली जो है वो आपका मेडिटियागो के लिए काम करेगा, ट्राइफोली जो है आपके बरसीम के लिए काम करेगा। ठीक है, जापोनिकम जो है सोयाबीन ग्राउंडनट के लिए है। ठीक, राइजोबियम लेग्निसोरम जो है पी के लिए। ये आप किसी भी बुक में चाहो तो देख लेना, इंपॉर्टेंट है, इससे भी पूछ लेता है। पर्टिकुलर राइजोबियम स्ट्रेन से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, दूसरा जो है इसमें आता है एक्टिनोमाइसीट्स। ये दो हमारे नोड्यूल फॉर्मिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन का पार्ट है। और जो नॉन नोड्यूल फॉर्मिंग का है, इससे पॉपुलर क्वेश्चन जो आता है वो आता है एजोला का। जो राइस क्रॉप में हमारा एक फर्न या दो पत्ती जैसा छोटे छोटे स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है, तो उस वो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है, ठीक है, वो क्या सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है हमारे एजोला के साथ। ठीक है, और उसी से फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बीजीए का इस्तेमाल करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जिसका नाम है एनाबेना एजोली। एजोली एजोला क्रॉप का नाम है, तो एजोली से इस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम याद हो जाएगा। ठीक है, तो या तो फर्न का नाम याद रख लो या तो वो याद रख लो, तो फर्न का नाम है एजोला पिन्नाटा। ये हमारा फर्न है,
और ये किस क्रॉप से एसोसिएटेड है, ये हमेशा पूछता है। ठीक है, तो ये राइस क्रॉप से एसोसिएटेड है, जिसमें ये हमारा ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएट करके नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि एग्जाम में पूछता रहता है। ठीक है, और इसका जो इस एल्गी का नाम है एनाबेना एजोली करके इसका आपका नाम है। तो ये हमारा नाइट्रोजन फिक्सेसिंग का पूरा बात रहा। ठीक, अब बात करें तो हमारा जो है फास्फोरस फिक्सेसिंग। फास्फोरस फिक्सेशन में बात करें तो फास्फोरस में फिक्सेशन वर्ड उतना अच्छा नहीं होता, इसमें दो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, फास्फोरस सॉल्बुलाइजिंग और फास्फोरस एब्जॉर्बर। ठीक है, जो फास्फोरस को सॉल्बुलाइज कर दे और जो फास्फोरस को एब्जॉर्ब कर दे। इससे और या तो फिर हमारा दूसरा है सेकेंड कैटेगरी जो है फास्फोरस सॉल्बुलाइजर और फास्फोरस एब्जॉर्बर। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जो है हमारा फास्फोरस सॉल्बुलाइजर का एग्जाम्पल जो है हमारा ये है, जैसे बैसिलस स्पीसीज है, सुडोमोनास स्पीसीज है, एस्परजिलस फंगाई की स्पीसीज है। ये हमारा जो है इसके एग्जाम्पल हो गए, बैसिलस या सुडोमोनास। ये हमारे फास्फोरस सॉल्बुलाइजर में आ जाते हैं। बैक्टीरिया में बात करें तो फंगाई में एस्परजिलस भी आती है, वो बहुत ज्यादा नहीं पूछती। ये कभी कभी पूछ देता है वैम। तो ये जो वैम है ये बहुत ही ज्यादा कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, वैम है क्या? ठीक है, तो एक तरीके से तो ये माइकोराइजा, इसका फुल फॉर्म अगर बात करें, ठीक है, तो ये माइकोराइजा फंगस है। ये वैम जो है हमारा ये फंगस है। ठीक है, ये एम स्टैंड फॉर माइकोराइजा। जल माइको मीन्स फंगल और राइजल मीन्स रूट। तो कभी कभी पूछ देता है कि माइकोराइजा किसके बीच का एसोसिएशन है, तो ये फंगस और रूट का एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछा गया। तो ये एग्जांपल रहा फास्फोरस सॉल्बुलाइजिंग के लिए। इसी तरह जिंक सॉल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया भी आती है। ठीक है, पोटेशियम सॉल्बुलाइजिंग बैक्टीरिया भी आती है, तमाम सारी चीजें आती है। ठीक, तो वो सारी चीजें एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको हम लोग यहीं पे छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, राइजोबियम स्पीसीज याद से देख लेना एग्जामों के लिए। ठीक है, मैं यहाँ नोट भी दे दे रहा हूँ कि एक बार जरूर राइजोबियम स्पीसीज देख लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं। स्पीसीज, ठीक है, इतनी बात से क्लियर हो गई। यस सर। ओके, आप मिनरल न्यूट्रिएंट पे जाने से पहले दो चीजें और बता दें कि जो माइक्रोफ्लोरा और माइक्रोफोना है जो हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, उसका पीएच के ऊपर काफी वेरिएबिलिटी है। ठीक है, मीन्स एसिडिक पीएच पे किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, बेसिक पे किसका ज्यादा होता है, वो चीजें थोड़ा जानना जरूरी है। ठीक है, तो माइक्रोफ्लोरा की बात करें, ठीक है, या ऐसे बात कर लेते हैं, यहीं पे पीएच बना लेते हैं इसके। ये 0, ये 7 और ये 14। ये एसिडिक पीएच है, ये वाला हमारा रेंज एसिडिक है। यहीं पे बीच में कहीं हम लोग न्यूट्रल भी बना लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हालांकि 7 होता है, लेकिन न्यूट्रल को ये 7 बना देते हैं। ये अल्कलाइन पीएच है, और ये हमारा कहीं ये हमारा न्यूट्रल पीएच है। पीएच स्केल है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पॉपुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछता है।
कि सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल में पाया जाता है वो कौन सा है? तो आंख बंद करके उसका ऑप्शन है बैक्टीरिया। जब अगर कुछ भी नहीं बोला है, नॉर्मल सॉइल की में बात करता है, तो सबसे ज्यादा अगर नॉर्मल कंडीशन में हमारे सॉइल में कोई चीज पाई जाती है तो वो बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक। तो ऑर्डर की बात करें तो सबसे ज्यादा है बैक्टीरिया, फिर उसके बाद एक्टिनोमाइसीट्स, और सबसे कम होती है फंगस नॉर्मल सॉइल में। लेकिन जैसे ही एसिडिक कंडीशन होता है, फंगस कहता है कि अब मैं राजा हूं। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में जो ऑर्डर है वो थोड़ा बदल जाता है। ठीक, इसके बाद अगर ऑर्डर बनाना चाहो तो एल्गी आती है। एल्गी सबसे कम होती है, किसी में इसका एनर्जी बदलती नहीं। एसिडिक कंडीशन में ऑर्डर बताएं तो फंगस सबसे ज्यादा, फंगस, उसके बाद आपका आता है बैक्टीरिया, और उसके बाद एक्टिनोमाइसिस और एल्गी। मतलब ये फंगस एसिडिक कंडीशन में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये आपका फंगस। नॉर्मल कंडीशन में बैक्टीरिया, अल्कलाइन कंडीशन में एक्टिनोमाइसीट सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक्टिनोमाइसीट्स ये जो है सबसे ज्यादा आपका अल्कलाइन कंडीशन में पाया जाता है, फिर उसके बाद आता है बैक्टीरिया। तो अगर कोई पूछेगा कि अल्कलाइन कंडीशन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा सॉइल में पाया जाता है तो एक्टिनोमाइसीट, एसिडिक कंडीशन में सबसे ज्यादा पाया जाता है तो फिर फंगस, और नॉर्मल पीएच पे अगर बात करता है तो फिर बैक्टीरिया। तो ये सारी चीजें थी जो कि इम्पोर्टेंट थी। तो हमारा अब नया जो टॉपिक है उसका नाम है प्लांट न्यूट्रिएंट। प्लांट न्यूट्रिएंट, प्लांट न्यूट्रिएंट की बात करें तो जो हमारे प्लांट है, ठीक है, जैसे हम लोग को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, खाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारे प्लांट की भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, तो उसके लिए मतलब कई साइंटिस्टों ने आए और अलग अलग समय पे अलग अलग अपनी बातें कही। ठीक है, तो ऐसा है कि किसी ने कहा ये जरूरत है, किसी ने ये कहा। ठीक है, ऐसे तो बात करें तो प्लांट को 90 से ज्यादा एलिमेंट्स की जरूरत होती है। लेकिन ऐसे कौन से चीजें हैं जिसके बिना प्लांट सरवाइव नहीं कर सकता? तो पहले तो अर्नन और स्टाउट की बात करते हैं 1939 में। स्टाउट की बात करें जो कि 1939 में आते हैं और कहते हैं कि एक न्यूट्रिएंट को एसेंशियल न्यूट्रिएंट बनने के लिए 3 इम्तिहान पास करने होंगे। पहला क्या है कि अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी, इन केस ऑफ डिफिशियंसी, अगर इसकी डिफिशियंसी होती है तो प्लांट कैन नॉट कंप्लीट लाइफ साइकिल। प्लांट अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता। ठीक। दूसरी बात क्या है कि ये फिल्म का हीरो होना चाहिए, मीन्स ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका कोई इनडायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा है, नहीं, ये डायरेक्टली हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक। और तीसरी क्या है जो है कि इसकी डिफिशियंसी को कोई दूसरी एलिमेंट की एप्लीकेशन से फुलफिल ना कर पाए। इरेस रिप्लेसेबल, मीन्स अगर ए की कमी है, आप बी कितना भी दे दो, ए की कमी पूरी नहीं हो सकती।
तो ये 3 क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक न्यूट्रिएंट हमारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट हो सकता है। ठीक? तो इसमें हमारा जो न्यूट्रिएंट है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है? छोटा सा प्लांट न्यूट्रिएंट इधर है एसेंशियल न्यूट्रिएंट और इधर है बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट। मीन्स ये एसेंशियल तो नहीं है लेकिन मिल जाएगा तो प्लांट के लिए अच्छा बेनिफिशियल है। फर्दर हम इसको डिवाइड करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट हम इसको डिवाइड करते हैं फर्दर। ठीक, तो एग्जांपल पहले इसी की बात करते हैं। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे कितने टोटल 17, पहले 16 थे अब 17 हो गए। बेनिफिशियल हमारे कितने हो गए? ठीक, 4। और इन दोनों को जोड़ के हमारा बनता है फंक्शनल न्यूट्रिएंट। तो फंक्शनल न्यूट्रिएंट हमसे कोई पूछेगा तो 21। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं हमारे? वेनेडियम, ठीक, सिलिकॉन, SI, ठीक, कोबाल्ट, CO और उसके बाद सोडियम। जैसे मैं भूल जाता था तो मैंने इसका नाम ऐसे लिख दिया था, कोसी नाम। कोसी क्या बिहार में नदी है और नाव मतलब बोट। तो कोसी नाव मतलब अगर आपका चार आगे बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट कैसे याद होगा। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो न्यूट्रिएंट आपके जो हैं ये होते हैं टोटल 8। ठीक, ये बचते हैं आपके 3 बेसिक हैं। सॉरी रुकिए एक मिनट, बेसिक भी बता देते हैं। हालांकि बेसिक न्यूट्रिएंट आप सप्लाई नहीं करते हो बाहर से, लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो उसको भी लिख देते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट या स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट भी कहते हैं बेसिक न्यूट्रिएंट। तो इसमें आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 बेसिक न्यूट्रिएंट हो गए। मैक्रो में आपका आता है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। 6 ये हो गए आपके। 6 3 9 आपके माइक्रो हो गए। ठीक है, बचे हुए 8 जो हैं ये इसमें आ जाते हैं। ठीक, 8 में आपको जो आते हैं, ठीक, ये है आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक। ठीक, ये तो इतने आपके मेटल हो गए। ठीक, अब बात है बोरान, बोरान के लिए बी, और क्लोरीन, और लास्ट में मॉलिब्डेनम। और जो लेटेस्ट इंक्लूजन हुआ है वो निकेल का हुआ है। ठीक है, तो निकेल चाहे यहाँ रख लो या यहाँ पे रख लो। तो शुरू में पहले मेटल क्या थे? आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, फिर बोरान, क्लोरीन, आपका मॉलिब्डेनम, और लास्ट में इंक्लूड हुआ निकेल। ये टोटल आपके 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट, 4 बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट, और टोटल फंक्शनल न्यूट्रिएंट हमारे हो गए 21। इसमें कोई दिक्कत? एक चीज होती है मेजर न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ठीक है,
और माइक्रो मेजर न्यूट्रिएंट और माइनर न्यूट्रिएंट या मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर होता है, ठीक है। जो 100 ppm से ज्यादा लगे, जिसकी आवश्यकता हमको 100 ppm से ज्यादा होगी वो मैक्रो, और जिसकी 100 ppm से कम होगी वो हमारे लिए क्या है, माइक्रो होती है, ठीक। ये हमारे न्यूट्रिएंट्स है, कल हम लोग इसको 1 बाय 1 देखेंगे और सारे के बारे में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। फिर आज के लिए फिर थैंक यू।